हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन इंजीनियर्स करियर पॉइंट एंड योर पीडिया प्लेटफॉर्म। और मेरा ये वीडियो है रिगार्डिंग टेंडरिंग प्रोसेस। जो बच्चे आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो सिलेबस के अंदर जो मार्क किया गया एक टॉपिक टेंडरिंग प्रोसेस, राइट। तो जो बच्चे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जस्ट हैव अ लुक। तो ये देखो, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मैं कुछ लेके आया हूँ उस टॉपिक्स के। तो ये आपके पहले तो एमसीक्यू हैं, बहुविकल्पीय सवाल, और मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ऑब्जेक्टिव तो रखा नहीं है, अब सब्जेक्टिव पेपर होगा, राइट। तो किस तरह का सवाल आ सकता है वो भी मैंने फ्रेम किया। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव होगा, दोनों के लिए वैलिड रहेगा वो वाला सेशन भी, राइट। तो पहले तो चेक करो जरा। सो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ द टेंडरिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सा टेंडरिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है? इसमें से कौन सा टेंडरिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है? इन नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, एनआईटी। ये ध्यान रखना इसके अंदर क्या क्या चीजें फॉर्म करती है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं गो थ्रू किया है तो प्लीज गो थ्रू दैट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द एमसीक्यू पार्ट। और बच्चे मैं एक चीज आपको बता दूं कि पहले आप टॉपिक स्टडी करो, उसके बाद उसके एमसीक्यू के ऊपर आओ, ठीक है। नहीं, डायरेक्टली एमसीक्यू लगाने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से कौन सा जो स्टेप है वो टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड नहीं होता है? प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द बिडर्स। जो बिडर्स हैं, जो भी यहाँ पे टेंडर फिल करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए। प्री क्वालिफिकेशन के बारे में ये भी सही है। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर इज ओके, दिस इज आल्सो ओके। और स्क्रूटनी ऑफ द टेंडर, मतलब जो छंटनी की जाती है, स्क्रूटनी का हिंदी मतलब होता है छंटनी करना, ये भी सही है। तो बचा स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग तो आता नहीं है टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर। तो आंसर है इसका सी। इसने बोला कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, कौन सा स्टेप नहीं है टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर। आंसर है स्टाफिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा। व्हेन एन ऑफर विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। जब एक ऑफर दिया जा रहा है जिसमें कुछ टर्म और कंडीशन मार्क करी गई है और ये रिटर्न में दिया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये तो था टेंडर। और इवन बच्चे ये तो टेंडर का डेफिनेशन ही था, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द टेंडर। तो इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बना ए। ये तो था टेंडर, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। ये ध्यान रखना, चीजें काफी वर्स में है। अगर आप थोड़ा टेंडरिंग प्रोसेस को पढ़ रहे हो और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया है बच्चे, तो थोड़ा ध्यान से उसको गो थ्रू करना। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया है पैनल के ऊपर, और ये एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन वो बीच में से खींच के निकाल रहा है एग्जामिनर, राइट। सो टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर इसमें से कौन सी चीज इंक्लूड है? टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर, इसके टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे जो चीजें मेंशन है, ऑप्शन दिया, कौन सी चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है? तो टेंडर नोटिस होता है क्या? यस, टेंडर नोटिस होता है। टेंडर नोटिस का पीरियड ध्यान रखना कितना दिया जाता है बेसिकली। टेंडर फॉर्म, टेंडर फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो फटाक से कमेंट करके आप बता सकते हो कितना है, ठीक है। कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मार्क होता है बच्चे। मतलब सारे के सारे पॉइंट ही मार्क होते हैं आपके टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अंदर। प्लीज गाइस, इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट कि व्हाट इज द टेंडर डॉक्यूमेंट, और आप डायरेक्टली एमसीक्यू के ऊपर चल रहे हो, तो मेरा जो मानना है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन लगाने का कोई पर्पस फुलफिल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर क्या है, क्योंकि जो टेंडर ही शो किया गया, अदरवाइज ये पूरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग होता है, तो हम एस्टिमेट के साथ चलते हैं। किस तरह का एस्टिमेट होता है वो देखते हैं हम यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन द टेंडर क्या होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, टेंडर फॉर्म क्या होता है, टेंडर नोटिस क्या होता है, टेंडर की क्या क्या कंडीशन होती है, दैट इज कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो, राइट। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर बना बच्चे वो डी बना। नेक्स्ट चेक करो, अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें से कौन सा टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं होता है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट, फटाक से बताओ कमेंट करके। स्पेशल टर्म एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, अप्रूव्ड ड्राइंग्स, नन ऑफ द अबव। अब देखो टर्म एंड कंडीशन, देखो पीछे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। पीछे वाले क्वेश्चन में आपने बोला कि कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर, टेंडर फॉर्म है, टेंडर नोटिस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्पेशल टर्म एंड कंडीशन। तो स्पेशल टर्म एंड कंडीशन का क्या मतलब है? ऐसा तो कुछ फ्रेम ही नहीं किया गया है। इवन जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी दिया है उसको ध्यान से पढ़ लेना बच्चे। तो टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर एग्रीमेंट होगा, यस, ये तो रहता ही है। अप्रूव्ड ड्राइंग्स होंगी, यस, ड्राइंग्स विल बी देयर, अप्रूव्ड होंगी वो। तो क्या चीज है यहाँ पे? स्पेशल टर्म एंड कंडीशन। ये स्पेशल टर्म एंड कंडीशन, स्पेशल नहीं होगा। अगर टर्म एंड कंडीशन बोलता तो वो तो मार्क होती है। तो इसका आंसर बना ए, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको त्रुटि लगती है या इसका आंसर ये नहीं होगा सर ये होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ओके। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा। अगर स्टिल आपको कोई इशू है बच्चे, सो यू कैन कनेक्ट विद द मेंटर्स देयर और इवन विद मी आल्सो फॉर वाइडर
फॉर वाइडर पब्लिसिटी ऑफ द टेंडर, अगर आप टेंडर को बहुत वाइड स्प्रेड कराना चाहते हो, उसकी पब्लिसिटी करवाना चाहते हो, सो दैट जो कॉन्ट्रैक्टर्स उस टेंडर को फिल करे वो नंबर में ज्यादा हो, ठीक है। किसको अलॉट करना है तो बाद में देखेंगे, जो सबसे कम यहाँ पे अमाउंट कोट करता है। टेंडर नोटिस इज पब्लिश्ड इन मिनिमम डैश डेली न्यूज़पेपर, मिनिमम कितने में, फॉर वाइडर पब्लिसिटी ऑफ द टेंडर। चलो बताओ, इसको कमेंट करके बताओ जल्दी से। हाँ जी, सोच लिए। चलिए अब देखो मैं आंसर कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड डाउन। अच्छा एक चीज और है, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये तो इंक्लूडेड होता है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, आई हैव लिटिल डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट स्पेशल, देखो टर्म एंड कंडीशन होता है, अप्रूव ड्राइंग, तो इसका जो बच्चे आंसर फ्रेम होगा ना, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होता टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके। सो प्लीज करेक्ट दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है बी है। अगर आपको लगता है कि बी नहीं है, हमारा ए ही है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, राइट। बट आई एम गोइंग विद द बी, ठीक है। कहीं इंट्यूशन आ रहा है कि गलत आंसर मैंने फ्रेम किया, दैट्स व्हाई आई चेंज माय ब्रेन हियर एंड आंसर इज बी। अच्छा, फॉर वाइडर पब्लिसिटी ऑफ द टेंडर, फॉर वाइडर पब्लिसिटी ऑफ द टेंडर, टेंडर नोटिस इज पब्लिश इन मिनिमम डैश डेली न्यूज़पेपर, कितने, कम से कम 2 न्यूज़पेपर के अंदर। अगर वाइडली आप टेंडर को पब्लिश करना, स्प्रेड करना चाहते हो, तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर के अंदर तो आपको उसको पब्लिश करना है, ठीक है जी, फ्रेम करना है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन द टेंडर नोटिस, कौन सी यहाँ पे चीज टेंडर नोटिस के अंदर इंक्लूड होती है, यह है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन द टेंडर नोटिस, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, हाँ जी होता ही है, आज के टाइम में तो नहीं लेते, अंडरटेकिंग लेते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, होता ही। सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 से 10%, लेकिन आज के टाइम में 3% कर दिया घटा के, ठीक है। टाइम लिमिट ऑफ वर्क भी होता है, यस, कितने समय में आपको काम कंप्लीट करके देना, मतलब सारी की सारी चीजें फ्रेम होती है इसके अंदर। मैं बोल देता हूँ डी, सारी की सारी चीजें इसके अंदर फ्रेम है, मैं बोल देता हूँ डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग डिटेल इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेंडर नोटिस, इसमें से कौन सी डिटेल इंक्लूड नहीं होती है। पहले था कि कौन सी डिटेल इसमें इंक्लूड होती है, अब है कौन सी डिटेल इसमें इंक्लूड नहीं होती है, गौर करना भी, ठीक है जी। नेम ऑफ वर्क होगा क्या, यस, नेम ऑफ वर्क होगा टेंडर नोटिस के अंदर, यस। नेम ऑफ ऑफिसर इनवाइटिंग द टेंडर, ये भी होगा। नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, टेंडर नोटिस के अंदर देखो कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं होता है, ये ध्यान रखना। टेंडर नोटिस के अंदर कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं होता है, डिपार्टमेंट का नाम होता है, मतलब ए सी डी ये तो होते हैं, कौन सा नहीं होता है तो है नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, दिस इज नॉट मेंशन इन द टेंडर नोटिस, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखो जरा अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक करना जरा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ईएमडी, ईएमडी कुछ नहीं है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है ये, मतलब ये जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्टर डिपॉजिट करता है, वो ये शो कर रहा होता है कि मैं इस काम को करने के लिए सीरियस हूं, मतलब टू चेक द सीरियसनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लिया जाता था पहले, आज की डेट में नहीं लेते हैं, कोविड के समय से इसको बंद कर दिया गया है, उससे पहले ये बंद हो गया था बेसिकली। कोविड के टाइम में तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका घटा के 3% कर दिया गया था, तो आज के टाइम में अंडरटेकिंग ली जाती है, मतलब लिखवा के ले लेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि मैं ये काम करने के लिए विलिंग हूँ और ये काम करके दूंगा, सीरियसनेस शो कर रहा है अपनी, वो बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, यूजुअली ईएमडी इज डैश %, अब देखो टेंडर डॉक्यूमेंट, अब तुम बोलोगे सर अब आपने बताया आप आज के डेट में तो नहीं लेते हैं, तो जीरो ऑप्शन में है ही नहीं, हमें जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है एग्जामिनर वो पुराना डाटा के रिस्पेक्ट में फ्रेम कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग पूछी जाती है पेपर के अंदर, तो आपको वैसे डाटा फ्रेम करना है, तो कितना होता है ये, सो 1 to 2%, अब जो ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पे 1 to 2%, इतना होगा ये, जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा उसका 1 से 2% वो सबमिट करेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर सबमिशन ऑफ टेंडर डैश नंबर ऑफ एनवलप्स आर प्रिपेयर्ड, टेंडर को जब सबमिट किया जाता है तो कितने एनवलप तैयार किए जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि 4 एनवलप होंगे। सबसे पहला जो एनवलप है नंबर 1 एनवलप, ठीक है, ईएमडी होगा इसके अंदर। नंबर 2 इसमें कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल्स वगैरह होता है, ठीक है जी। और नंबर 3 तीसरा भी हमारे पास एनवलप होता है, और ये जो
तीनों एनवलप होंगे ये एनवलप नंबर 4 के अंदर प्लेस होते हैं। तो कितने एनवलप हैं? 4 एनवलप हैं। और आपसे कई बार वो सीक्वेंस भी पूछ रहा होता है कि किस एनवलप को कैसे ओपन करोगे, कि सबसे पहले कौन सा एनवलप ओपन किया जाएगा, राइट। दैट इज आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ये चेक करो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आना, देखो जरा। एनवलप नंबर 4 वाइल सबमिशन ऑफ टेंडर कंटेन, एनवलप नंबर 4 के अंदर क्या होगा? एनवलप नंबर 4 के अंदर एनवलप नंबर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो ये तीनों होंगे। एनवलप नंबर 4 के अंदर एनवलप नंबर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बना वो बना बी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बना वो बना बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, हु रिमेन्स प्रेजेंट ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ टेंडर्स टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कौन सा यहाँ पे जो पर्सन है वो प्रेजेंट रहता है जब यहाँ पे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टेंडर या टेंडर्स टेक्निकल डॉक्यूमेंट की ओपनिंग होती है, कौन पर्सन यहाँ पे अवेलेबल रहता है? ठीक है जी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, भाई इसको तो रहना ही पड़ेगा। और अकाउंटेंट जनरल ये भी होता है, डिविजनल अकाउंटेंट ये भी होता है, मतलब सभी के सभी होते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट वन एंड रिमेंबर दिस वन। ये सारे के सारे जो पर्सन है इनको यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है जब भी यहाँ पे जो टेंडर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है इनको ओपन किया जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ओपनिंग ऑफ द टेंडर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको फ्रेम करना है। मतलब सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो आप ओपन करते हो ना यहाँ पे एनवलप नंबर 4, सबसे पहले एनवलप नंबर 4 ओपन करोगे, चौथे वाला लिफाफा। इस चौथे लिफाफे के अंदर आपके 3 लिफाफे और पड़े हुए हैं। चौथे वाला लिफाफा आपने ओपन किया, चौथा लिफाफा जैसे ओपन करोगे फिर फर्स्ट वाले लिफाफे की बारी आएगी एनवलप नंबर 1 की। तो डी पहले आया, डी के बाद आएगा आपका बी। एनवलप नंबर 1 के बाद एनवलप नंबर 2 होगा, एनवलप नंबर 1 के बाद एनवलप नंबर 2। तो ये डी बी ए चेक करो है कहीं पे, डी बी ए एक यहां आ रहा है और एक डी बी ए यहां आ रहा है, गौर करना। अच्छा इसके बाद क्या आएगा? एनवलप नंबर 3 का नंबर चेक कर लो क्या है। एनवलप नंबर 3, एनवलप नंबर 3 नहीं दिया गया है यहाँ पे, डी बी ए रिमूवल ऑफ द विड्रॉन टेंडर्स। और अब देखो या तो आंसर मेरा बन रहा है डी बी ए, या तो ए बन रहा है या तो मेरा आंसर बन रहा है डी बी ए। देखो डी बी ए यहाँ पे भी है, मतलब या तो मेरा आंसर ए है या तो मेरा आंसर सी है या तो मेरा आंसर डी है। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना बच्चे। अब इसमें एक चीज़ और, अब सबसे पहले क्या होता है जनरली जो रिमूवल ऑफ विड्रॉन टेंडर्स होता है, जिन्होंने टेंडर यहाँ पे अपने विड्रॉ कर लिए उनको हटाया जाता है। तो ये सबसे पहले हो जाएगा, टॉप राइट इसकी आएगी। तो सी मेरे ख्याल से आंसर ए हो गया, ए आंसर इज द ए। अब देखो ई में क्या हो रहा है? इंटीमेशन ऑफ प्राइस बिड ओपनिंग डेट, इंटीमेशन ऑफ प्राइस बिड ओपनिंग डेट, ये तो लास्ट में आएगा फिर। ठीक है, तो इसका जो बच्चे ऑर्डर बना, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले रिमूवल ऑफ द विड्रॉन टेंडर बाहर निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? एनवलप नंबर 4 ओपन किया, दैट वाज द डी। एनवलप नंबर 4 ओपन करने के बाद एनवलप नंबर 1 ओपन किया जाएगा, ईडी अर्नेस्ट डिपॉजिट। ठीक है, जिसमें अंडरटेकिंग है, पहले पैसा होता था। ठीक है, या डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में जो सबमिट कर देते थे और डिमांड ड्राफ्ट डीडी उसके अंदर फ्रेम होता था, राइट। तो वो है, उसके बाद डी। उसके बाद क्या किया जाएगा? ओपनिंग ऑफ द एनवलप नंबर 1 कर दिया आपने, बी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ओपनिंग ऑफ द एनवलप नंबर 2 होगा, ए। तो डी बी ए आ गया, इसके पहले सी आ गया, बस ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। अब मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको पता नहीं है, लेकिन जो आपको सीक्वेंस पता है और आपको पता कि इसके पहले या इसके बाद ये आ रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में आंसर करना। स्मार्टली थोड़ा वर्क कर लो पेपर के अंदर, और स्मार्ट वर्क तो रिक्वायर्ड है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर डन वाइल स्क्रूटनी ऑफ टेंडर स्टेज। मतलब कौन सी एक्टिविटी की जाती है जब ये जो टेंडर की छंटनी की जा रही होती है, कौन सी होती है यहाँ पे? प्रेपरेशन ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर डन, कौन सी एक्टिविटी की जाती है वाइल स्क्रूटनी ऑफ द टेंडर स्टेज। ठीक है, छंटनी जब की जाती है। प्रेपरेशन ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यस ये सही है। वेरिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर सिग्नेचर, सारी चीजें उसकी वेरीफाई की जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर का रिसिप्ट देखा जाएगा, टैक्स रिसिप्ट देखा जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा, उसका प्री क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखे जाएंगे, तो ये भी सही है। चेकिंग द रेट्स कोटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, यस ये भी सही है। मतलब सारे के सारे पॉइंट्स में सही है, वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर निकल के आ रहा है वो डी निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर निकल के आ रहा है वो डी निकल के आ रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या पूछ रहा है? टेंडर इज यूजुअली गिवन टू डैश बाय प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अच्छा, टेंडर किसको दिया जाता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करने के बाद टेंडर किसको दिया जाता है? आंसर है जिसने सबसे लोएस्ट बिड कोट किया होगा। हाईएस्ट बिडर नो, लोएस्ट बिडर यस। हाईएस्ट बिडर विद सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस नहीं, लोएस्ट बिडर विद अनबैलेंस रेट्स नहीं, अनबैलेंस रेट होगा तो कहां से उसको देंगे? ठीक है, तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है बच्चे वो बी है।
क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपग्रेडेड डिवीजन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर इन द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज अप टू 2 लाख तक होता है, 2 लाख तक होता है, ये हो गया 2 लाख, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ द लोएस्ट टेंडर। जिसने लोएस्ट टेंडर फ्रेम किया, मतलब जिसने जो बिड कोट किया वो सबसे कम कर दिया और आप उसके टेंडर को रिजेक्ट करो, तो इसमें से कौन सा जो रीजन है वो सही नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ द लोएस्ट टेंडर। हाँ जी, व्हेन टेंडर इज नॉट सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म या फॉर्मेट। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है व्हेन देयर इज एनी अनरीजनेबल कंडीशन, कोई अनरीजनेबल कंडीशन वहां पे फ्रेम हो गई है, या व्हेन कॉन्ट्रैक्टर इज हैविंग मोर एक्सपीरियंस देन रिक्वायर्ड। अगर कॉन्ट्रैक्टर का जो एक्सपीरियंस है रिक्वायर्ड से ज्यादा होगा तो आपने उसका जो टेंडर है वो। अब मुझे एक चीज बताओ, आप एग्जाम फील कर रहे हो, जैसे अभी आप भरे हो बच्चे इन्वायरमेंटल वाला, और उसमें बोला कि बीटेक होनी चाहिए, तो आपकी बीटेक भी और मास्टर्स भी है। तो अगर आपकी मास्टर्स है तो क्या आपको बाहर निकाल दिया जाएगा कि नहीं आपकी मास्टर्स है, आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, तो ये वाला तो स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होगा रिजेक्ट करने के लिए। कॉमन सेंस लगा लो। देखो पूछे भी क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, कौन सा रीजन नहीं है फॉर द रिजेक्शन ऑफ द लोएस्ट टेंडर। आंसर है जब कॉन्ट्रैक्टर का जो क्वालिफिकेशन है या जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगा तो रिजेक्ट थोड़ी कर दोगे। आर यू गेटिंग? अब क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, उसने क्या पूछा है, जल्दबाजी में गलत मत करके आ जाना। क्वेश्चन नंबर 18, डैमेजेस कॉज ड्यू टू डिले इन वर्क आर टर्म्ड एज। जो वर्क में डिले हुआ ड्यू टू एनी डैमेज, उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते थे लिक्विडिटी डैमेज। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हम क्या करते थे, एक पेनल्टी इंपोज करते थे उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से, दैट वाज द लिक्विडिटी डैमेज। तो यहाँ पे लिखा है लिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है, यही एक तरह से फ्रेम हो रहा है ऑप्शन लिक्विडिटी डैमेज के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है, इवेंट इन विच नीदर गवर्नमेंट और नॉट द कॉन्ट्रैक्टर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले आर टर्म्ड एज। मतलब ऐसा कुछ इवेंट हुआ, घटना हुई, जो लॉस हुआ या जो भी डिले हुआ, ना तो उसके लिए डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट या ओनर रिस्पॉन्सिबल है और ना ही कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सेम एग्जांपल मैंने आपसे पहले भी बात करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर मान लो कोई भूकंप आ गया तो उससे मान लो कोई हमारा जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो फेल होगा, ढह गया, ठीक है। अब वर्क में डिले हो गया, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैंने डिले किया नहीं। अब कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा भाई साहब ये जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट आएगा नया इसको तैयार करने का वो कौन देगा। अब ओनर बोलेगा मैंने तो किया नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा, तो इससे दोनों को लॉस होता है। दैट वाज द एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड फर्दर बहुत सारे, जैसे मान लो कोई अर्थक्वेक हो गया या फायर हैजार्ड पोज हो गया, ये सारे के सारे फोर्स ऑफ मेजर्स के अंदर आते हैं। तो ये जो आंसर हुआ बच्चे 19 का वो बना बी। तो ये मैंने कुछ एमसीक्यूज मोस्ट प्रोबेबल जो टेंडरिंग प्रोसेस से थे वो फ्रेम किए। अब